नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग कक्षाओं में पढ़े कि आपका मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल से क्या भिन्नता है, शैडो कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट क्या होता है। उसके बाद जो मंत्रिमंडल का इस समय हमारा स्वरूप चल रहा है, प्रधानमंत्री का स्वरूप चल रहा है, क्या ये हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बीच अंकुरित हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समग्र चर्चा किए। आज हम लोग मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है, वो किसके बराबर होते हैं, विभागों का प्रमुख कौन होता है, विभागों के प्रमुख कौन नहीं होते हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उनका क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है। उसके बाद आपका विधिक उत्तरदायित्व है कि नहीं। हमारी जो संसदीय व्यवस्था आपके ब्रिटेन से ली गई है, उसमें क्या मंत्रियों को विधिक उत्तरदायित्व प्राप्त है, क्या उनका विधिक उत्तरदायित्व है कुछ, या भारत में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडलीय समितियाँ पढ़ेंगे। उसकी दो श्रेणियाँ होती है, एक तदर्थ होती है और एक स्टैंडिंग होती है। एक होती है कि अस्थाई समिति उनकी प्रकृति होती है, एक अस्थाई समिति की प्रकृति होती है। हमारे यहाँ पॉलिसी पैरालाइज सिस्टम क्या है, ये कैसे मतलब इस शब्द का क्या आशय है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, नीति निर्माण के संदर्भ में जो हमारे सरकार के उच्च पदासीन लोग बता रहे हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद इस प्रकार कैबिनेट की कुल कितनी समितियां कार्यरत है वर्तमान में, कितने प्रकार की हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे महान्यायवादी को पढ़ेंगे। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस कक्षा में कवर किया जाएगा, उसके प्रत्येक तथ्यों को देखा जाएगा। आप हमारी वीडियोस को कृपया करके शुरू से अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार हो गया आपका, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक कैबिनेट मंत्री का सहायक के रूप में जो राज्य मंत्री काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जो मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं मुख्यतः। कैबिनेट मंत्री में आपका आ जाएगा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री सामान्यतः होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री में 2 प्रकार हम देखे हैं। एक प्रकार जो है इसका प्रथम, जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ये लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होते हैं। इनका स्वरूप जो होता है, जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं उनका स्वरूप कैबिनेट मंत्रियों के स्वरूप जैसा ही होता है। ये विभाग में अपने सर्वे सर्वा होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्यपालिका शक्ति अन्य नहीं होती है। ठीक। उसके बाद द्वितीय कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, दूसरे प्रकार के जो राज्य मंत्री हैं। उसके बाद उप मंत्री की बात होती है। ये विभाग के प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, उनका निर्वहन करते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या उप मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं? नहीं, उप मंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। वो जो कार्य होते हैं, विभागों के कार्य, प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो उप मंत्री क्या करते हैं? ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। एक अलग प्रकार की श्रेणी है मंत्रिमंडल की, एक मंत्रियों की अलग प्रकार की श्रेणी है जिसे संसदीय सचिव नाम दिया जाता है। ये लोग भी क्या काम करते हैं? ये मंत्रियों की एक और श्रेणी है और ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। इन्हें लगभग दर्जा प्राप्त मंत्री के समान मंत्री का दर्जा दिया जाता है। संसदीय सचिव इनका नाम होता है। संसदीय सचिव क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार की मंत्री की उप श्रेणी है। जैसे हम लोग 3 श्रेणी देखें ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में 2 प्रकार,
एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी वाले राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री, और एक जो चौथा प्रकार होता है जो हमारे संविधान में तो नहीं है लेकिन ये कार्य रूप में देखा जाता है, लेकिन संसदीय सचिव ये क्या करते हैं, मंत्रियों की एक और श्रेणी है, ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तरदायित्व तो क्या है, मंत्रियों के 3 प्रकार के उत्तरदायित्व को हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से या समझ की दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से देख सकते हैं। एक मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, किसके प्रति होता है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, और एक विधिक उत्तरदायित्व क्या है। तो भारत में मंत्रियों का पक्ष इसलिए मजबूत है, और जो अभी आप भ्रष्टाचार, अभी रिपोर्ट आई थी कि जो हमारे सदन में लोग बैठे हैं, राज्यसभा और मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी प्रकार के मुकदमे कायम हैं और वो मुकदमे चलते हैं। ठीक, तो इसलिए ऐसा क्यों है भाई, ऐसा वो लोग मतलब एक तरीके से निरंकुश हैं। लोकतंत्र में मंत्रियों का उत्तरदायित्व जो है वो विधिक उत्तरदायित्व कोई नहीं है। वही ब्रिटेन में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया गया है। चूँकि हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इसलिए जो भी बातें होंगी संसद के बारे में, संसद की विधि के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, तो उसमें हम अपने भारतीय रूपरेखा को ब्रिटिश रूपरेखा से मिलान करेंगे और उसके संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे मूल अधिकार का स्वरूप यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो मूल अधिकार का जो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखे अपनी कक्षा में, तो उसमें हम लोग अमेरिका को के संविधान से अपने संविधान को देख रहे थे कि कैसा है मूल अधिकार का स्वरूप। वैसे ही जो संसदीय व्यवस्था हमारी जो है वो हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का पूर्णतः प्रभाव देखा जाता है। इसलिए जो मंत्रियों का उत्तरदायित्व है वो विधिक उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में मंत्रियों का जो विधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है, लेकिन भारत में मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूँ, मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे, तो जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। व्यक्तिगत निष्ठा उनकी किसके प्रति होगी, अब सोचने का विषय है। व्यक्तिगत निष्ठा उनकी प्रधानमंत्री के प्रति होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता है। इनके विभागों के आवंटन हेतु राष्ट्र आवंटन करता है, इनके मंत्री हेतु नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। तो इनकी जो व्यक्तिगत निष्ठा हुई, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुआ, वो किसके प्रति होगा, प्रधानमंत्री के प्रति होगा। तो 3 तरह का उत्तरदायित्व मंत्रियों का, एक सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति, और विधिक उत्तरदायित्व तो हमारे संविधान में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ऐसा उल्लेख किया गया है। अब आगे देखिए, मंत्रियों का उत्तरदायित्व सामूहिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति, और विधिक कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। अब देखिए, मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमेटीज़ क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। प्रकार मतलब टाइप होती है। एक स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी, इनकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक, मिलाने के लिए आता है कि जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी होती है उसकी प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है, तो स्टेबल होती है, अस्थाई होती है। और जो दूसरी होती है वो तदर्थ स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, अस्थाई होती है। अस्थाई का मतलब जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम उस कमेटी को बना लेंगे, और जैसे ही वो जो काम इस कमेटी को सौंपा जाएगा उसके ख़त्म होते ही ये कमेटी अपने आप विघटित हो जाएगी। उसके बाद अब वर्तमान में देखेंगे कितनी कैबिनेट कमेटियां हैं। तो वर्तमान सरकार ने पूर्व में गठित मंत्री कार्य समूहों और विशेष मंत्री कार्य समूहों को भंग करते हुए वर्तमान में 6 कैबिनेट कमेटीज़ को लागू किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों इस कमेटी को वर्तमान की सरकार ने भंग कर दिया। कारण ये बताया जा रहा है कि जो
शासन प्रशासन चलाने में या विधिक कार्रवाई में या जो फैसले लेने में मतलब बिना कारण अकारण विलंब हो रहा है, जिससे पॉलिसी मेकिंग की जो नई थ्योरी जो नई सिचुएशन देखी जा रही है वो पैरालिसिस पॉलिसी पैरालिसिस की देखी जा रही है। मतलब कानून तो हैं लेकिन उनमें पैरालिसिस हो गया है, पूरा शरीर तो विद्यमान है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। क्यों कि मंत्री कार्य समूह और विशेष मंत्री कार्य समूहों के पास जब कोई प्रस्ताव या विधिक चीज़ें जाती है तो उसमें अनावश्यक लेट लतीफ़ी होती है और शासन का जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो पारदर्शी न होकर अपारदर्शी होता जा रहा है। इसलिए वर्तमान की सरकार ने प्रमुख कारण आपका पॉलिसी पैरालाइज की अवस्था देखी और उसको देखते हुए पूर्व में गठित जितनी बहुत संख्या में ज़्यादा थी मंत्री कार्य समितियों और विशेष मंत्री कार्य समूहों को भंग कर दिया है। वर्तमान में 6 प्रकार की कैबिनेट कमेटीज़ कार्यरत है जो देखी जा रही है। उसमें एक राजनीतिक मामलों पर कमेटी है जिसे सुपर कैबिनेट कमेटी कहा जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मामलों पर जो एक कैबिनेट कमेटी है, आर्थिक मामलों पर ठीक, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट नियुक्तियों पर, ठीक। उसके बाद सुरक्षा केंद्रित कैबिनेट कमेटी है, उसके बाद संसदीय मामलों पर कैबिनेट कमेटी है, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। 6 प्रकार की कैबिनेट कमेटियां वर्तमान में काम कर रही है जिनकी संस्तुति हमारी वर्तमान की सरकार के द्वारा मिली है। पूर्व में जो कमेटीज थी उनको क्यों भंग कर दिया गया भाई? सुपर विलंब पॉलिसी पैरालाइज की अवस्था पूर्व में देखी जा रही थी तो उसको हटाने के लिए हमारी सुविधाएं हमारी शासन व्यवस्था में अनावश्यक देरी ना हो किसी कानून को किसी व्यवस्था को लागू करने के लिए संपन्न करने के लिए तो वो पूर्व की कमेटियों को भंग कर दिया गया है। और 6 कमेटीज़ है, एक राजनीतिक मामलों पर है, एक सुरक्षा के मामलों पर है, संसदीय मामलों पर है, एकोमोडेशन पर है, अपॉइंटमेंट पे है और इकोनॉमिक अफेयर पे है। आइए एक बार इसको देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, इनकी श्रेणियाँ 3 होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि। जो राज्य मंत्री होते हैं इनकी 2 प्रकार है, एक प्रथम जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, इसे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कहा जाता है। दूसरा जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं ये भी राज्य मंत्री होते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं ये अपने विभागों के या मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, लेकिन जो दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, ये अपने विभागों के प्रमुख नहीं होते हैं। उपमंत्री ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा क्या उपमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं? नहीं, उपमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद एक मंत्री का अन्य श्रेणी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है, ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। उसके बाद मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है? मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री के प्रति है, लेकिन विधिक उत्तरदायित्व कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। मंत्रिमंडलीय समितियों की बात की है, 2 प्रकार की होती है, एक प्रकृति में अस्थायी और एक प्रकृति में अस्थायी। जो प्रकृति में अस्थायी होती है उसे स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी कहते हैं। जो प्रकृति में अस्थायी होते हैं किसी काम के आने पर ऐसी कमेटियों का गठन किया जाता है और उनको वो कार्य सौंपा जाता है। जैसे ही काम संपन्न हो जाता है, कार्य समाप्त हो जाता है, वो अपने आप विघटित हो जाती है। उसे जिसकी प्रकृति अस्थायी होती है उसे तदर्थ कमेटी कहते हैं, तदर्थ स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट कमेटी कहते हैं। अब मामला ये आया कि वर्तमान में कितने प्रकार की कमेटियां हैं? वर्तमान में 6 कैबिनेट कमेटियां हैं जिनके नाम है, एक राजनीतिक मामलों पर है, एक आर्थिक मामलों पर है, एक संसदीय मामलों पर है, एक सुरक्षा केंद्रित मामलों पर है और एक एक्कोमोडेशन पर है और एक आर्थिक मामलों पर है, एक अपॉइंटमेंट पे है। ठीक, आगे आइए हम लोग और महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ते हैं जी। अब आइए आगे देखते हैं। अब 2 प्रमुख पद की बात की जाती है,
एक भारत का महान्यायवादी और दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनको वेतन का कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि भारत के महान न्यायवादी को वेतन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता अनुसार कार्य करते हैं। जब आवश्यकता होती है तो ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। जिस समय ये पद ग्रहण करते होते हैं उस समय राष्ट्रपति इनका जो पारिश्रमिक है उसको निर्दिष्ट करता है कि कितना दिया जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या महान न्यायवादी कोई अपना निजी विधि व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं? अगर स्वतंत्र हैं तो किस प्रकार का वो विधि व्यवसाय कर सकते हैं? उसके बाद हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? नियुक्ति कौन करता है? पद से हटाने जाने की इनकी प्रक्रिया क्या है? उसके बाद इनकी शक्तियाँ क्या है? इनके कार्य क्या है? इनका वेतन भत्ता किसके समान मिलता है? वेतन भत्ता का निर्धारण कौन करता है? आदि आदि चीज़ों को देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76, हमारे संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के महान न्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। महान न्यायवादी के बारे में एक व्याख्यात्मक चर्चा, जो कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है, या जैसे व्याख्यात्मक चर्चा इसलिए मैं बार बार देने की कोशिश करता हूं कि जो आपके दिमाग की टेंडेंसी है वन लाइनर से हटकर व्याख्यात्मक की तरफ होगी, कि आप किसी भी चीज़ों को एक समग्रता से और एक साथ सोच सकने में अपनी सक्षमता को और ज़्यादा विकसित करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये विस्तृत रूप में है और इसमें सभी चीज़ें हैं वो जो आवश्यक होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। महान न्यायवादी संवैधानिक पद प्रमुखतः भारत सरकार की विधिक सहायता हेतु प्रस्तावित है। यह भाई संवैधानिक पद क्यों लाया गया? भाई क्यों एक सरकार पर बोझ बढ़ाया गया? तो यह भारत सरकार के विधिक सहायता हेतु भारत का महान न्यायवादी पद लाया गया। यह संवैधानिक पद है। पूछा जाएगा कि महान न्यायवादी का पद कैसा है? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है। जो ये महान न्यायवादी होते हैं ये प्रथम विधि अधिकारी। पूछेगा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो महान न्यायवादी। देखिए, यह संवैधानिक पद प्रमुखतः भारत सरकार की विधिक सहायता हेतु प्रस्तावित है। इसके उत्तरदायित्वों में भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में विधिक पक्ष रखना भी महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में विधिक पक्ष कौन रखता है? भारत का महान न्यायवादी। और साथ ही जो संविधान में इनके कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है वो भी कार्य ये महान न्यायवादी करते हैं। इनकी नियुक्ति देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। महान न्यायवादी के सभी कार्य आवश्यकता अनुसार संपन्न होते हैं, अतः ये वेतन के हकदार नहीं हैं। इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, मतलब जो काम करेंगे उसके बदले आपको दिया जाएगा, आपको वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता अनुसार ये कार्य इनका होता है। जो पद ग्रहण करते समय, इनका पारिश्रमिक के बारे में बात की गई है, जो पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक, महान न्यायवादी अपना निजी विधि व्यवसाय करने को स्वतंत्र होते हैं। ये प्रश्न पूछेगा कि क्या महान न्यायवादी अपना निजी विधि व्यवसाय कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त क्या है? अगर शर्त नहीं पूछेगा तो हाँ में आंसर होगा। अगर शर्त उसमें दे देगा तो इसमें एक शर्त ये होगा कि अगर जिसका वो विधिक पक्षकार बन रहे हैं महान न्यायवादी अपने निजी विधि व्यवसाय के अंतर्गत, उसमें भारत सरकार दूसरा पक्षकार नहीं होना चाहिए। अगर भारत सरकार उसमें दूसरा पक्षकार नहीं है तो वो क्या है? अपना निजी विधि व्यवसाय कर सकते हैं। महान न्यायवादी अपना निजी विधि व्यवसाय करने को स्वतंत्र होता है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो किसी ऐसे मामले का पक्षकार नहीं हो सकता जिसमें भारत सरकार एक पक्ष है।
महान्यायवादी को कैबिनेट के समकक्ष निम्नलिखित संदर्भों में इनकी शक्तियों को, इनकी समकक्षता को विश्लेषित किया जाता है। पहला, ये हमारे यहाँ परंपरा रही है, ये स्थापित परंपरा हो गई है कि जैसे ही मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, अल्पमत में हो जाती है सरकार, इस्तीफा दे देती है मंत्रिपरिषद, तो जो भारत का महान्यायवादी है वो भी इस्तीफा दे देता है। तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बराबर इन समकक्षता को विश्लेषित किया जाता है दो आधारों पर। एक तो आधार ये होता है कि मंत्रिपरिषद का जैसे ही विघटन होता है, मंत्रिपरिषद जैसे अपना इस्तीफा दे देती है, ठीक उसी समय महान्यायवादी जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो दूसरा इनकी समकक्षता का विश्लेषित रूप है ये है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भांति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भांति वो भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। एक चीज़ पर बस विभिन्नता होती है, विभेद होता है उनकी समकक्षता में कि वो मत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सदन की दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं, कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। देखिए, जो महान्यायवादी हैं को कैबिनेट के समकक्ष निम्नलिखित संदर्भों में विश्लेषित किया गया है। आप विश्लेषित कर सकते हैं। एक, कि मंत्रिपरिषद के विघटन के बाद भारत में ये स्थापित परंपरा रही है, ये ऐसा विधिक स्वरूप नहीं है, वैधानिक नहीं है, ये मतलब ऐसी परंपरा है, ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा है कि महान्यायवादी भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भांति दोनों सदनों की, यहाँ दोनों सदन से मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, दोनों सदनों की कार्रवाइयों में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं, लेकिन वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। प्रश्न ये कई बार पूछा है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो मतदान में हिस्सा लेते हैं? नहीं, मतदान में हिस्सा नहीं लेते। अब आइए बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। हमारा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ये समय के पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर, लिखित हस्ताक्षर द्वारा अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया की बात इनको भी पद से हटाया जा सकता है। अब इनकी कार्य व शक्तियाँ क्या है? अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित, किससे? लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये केंद्र सरकार के लेखों से जो संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, वही रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। हमारा अनुच्छेद 151 ये कहता है कि जो कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ जनरल होगा, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होंगे, वो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेंगे। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। पूछा जाता है कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र तथा मार्गदर्शक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र तथा मार्गदर्शक की संज्ञा दी गई है। अब देखिए ये कार्य क्या करते हैं। वैसे तो इनके पास बहुत कार्य है लेखा से संबंधित, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है संचित निधि, भारत की संचित निधि हो चाहे राज्यों की संचित निधि हो, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षण करते हैं। अब बात आती है कि इनको वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है? तो इनका जो वेतन भत्ता होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है समय समय पर। उसके बाद इनका वेतन कितना मिलता है? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको वेतन मिलता है। 3 प्रश्न इनके वेतन से संबंधित। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन किसके समान होता है? तो भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक का वेतन जो होता है
वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उसके बाद अगला है, यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। आइए इस विषय को फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान होता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन को देखेंगे। यह संवैधानिक पद प्रमुखतः भारत सरकार की विधिक सहायता हेतु प्रस्तावित है। इसके उत्तरदायित्वों में भारत सरकार का विभिन्न न्यायालयों में विधिक पक्ष रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और उसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। महान्यायवादी के सभी कार्य आवश्यकता अनुसार संपन्न होते हैं, अतः ये वेतन के हकदार नहीं होते हैं। इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। पूछा जाएगा कि महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है या पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक दिया जाता है जो पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। महान्यायवादी अपना निजी विधि व्यवसाय करने को स्वतंत्र होता है, लेकिन वो किसी ऐसे मामले में पक्षकार नहीं हो सकता जिसमें भारत सरकार एक पक्ष है, अर्थात जिसमें भारत सरकार पक्ष के रूप में नहीं है, वहाँ महान्यायवादी एक पक्षकार हो सकते हैं। महान्यायवादी को कैबिनेट के समकक्ष निम्नलिखित संदर्भों में विश्लेषित किया जाता है। पहला, मंत्रिपरिषद के विघटन के बाद भारत में ये स्थापित परंपरा देखी गई है कि महान्यायवादी भी अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भांति दोनों सदनों से तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा से है कि कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मतदान में हिस्सा नहीं करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद 148 हमारा संविधान का कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है। नियुक्ति एवं कार्यकाल, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसके पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं या इनको हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। कार्य क्या है? अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। वही रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र तथा मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। संचित निधि, चाहे वो भारत की हो चाहे राज्यों की संचित निधि हो, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करते हैं। वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है। संसद द्वारा वेतन समय समय पर निर्धारित होता रहता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसके बाद हम लोग राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका के बाद ऐसे ही हम लगातार अपने पाठ्यक्रम की पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करते रहें, यही हमारा आपसे निवेदन है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, जिसके आधार पर हम अपनी कक्षाओं को और बेहतर बना सकें। आप लोगों को अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।